स्वागत है दोस्तों एक नए वीडियो में। जून 2024 के सवालों का डिस्कशन चल रहा है। आज के 5 सवाल हैं दोस्तों मुख्यतः। पहला है आंदोलनों से संबंधित। निम्नलिखित आंदोलनों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, पहले से बाद के क्रम में। तो सबसे पहला है दोस्तों कि ईवी रामास्वामी और ए वलीजा नायडू द्वारा आत्म सम्मान आंदोलन प्रारंभ किया गया था। दूसरा है ज्योतिबा फूले द्वारा सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई थी। तीसरा श्री नारायण गुरु धर्म परिपालन योगम द्वारा अरुविपुरम अरु ये है अरुविपुरम अधप अरुविपुरम आंदोलन प्रारंभ किया गया था। और डी है सी एन मुदलियार, टी एम नायर और पी त्यागराज द्वारा न्याय आंदोलन प्रारंभ किया गया था। तो इसको सबसे पहले से बाद में लगाना है, इसके टाइम पीरियड को बताना है। चलिए शुरुआत करते हैं। पहले आत्मसम्मान आंदोलन की बात करते हैं दोस्तों। तो ये 1925 में शुरुआत किया गया था ईवी रामास्वामी द्वारा। और कहाँ पे हुआ था? ये तमिलनाडु में। इसका एम क्या था? पहला तो ये था कि ब्राह्मण विरोधी यानी ब्राह्मणवाद का विरोध था। दूसरा ये था जाति व्यवस्था को खत्म करना था। तीसरा सामाजिक समानता थी और चौथा महिलाओं के अधिकार थे। वहीं जब सत्य शोधक समाज की बात करते हैं तो इसके फाउंडर जो थे वो ज्योतिबा फूले थे और ये होता है एस्टेब्लिश 1873 में। और सत्य शोधक यानी सत्य की खोज करने वाला समाज, सत्य शोधक समाज। तीसरा है अरुविपुरम आंदोलन का प्रारंभ कब होता है? ये अर्णव आंदोलन या अविपुरम आंदोलन भी बोला जाता है, अर्णव आंदोलन भी कहते हैं, जिसे श्री नारायण गुरु द्वारा स्थापित या शुरुआत की गई थी। और ये कब हुआ था? 1903 में, 1903 में। कहाँ पे? केरल में स्टार्ट हुआ था। ठीक है। अब वही न्याय आंदोलन की जब बात होती है, जस्टिस मूवमेंट की बात होती है, तो इसके लीडर सी एन मुदलियार, टी एम नायर और पी त्यागराज थे। ये तीनों काफी महत्वपूर्ण है। ये स्टार्ट होता है दोस्तों 1916 में, 1916 में। कहाँ पे? मद्रास प्रेसिडेंसी में, मद्रास प्रेसिडेंसी में। ठीक है। इसका उद्देश्य ये होता है नॉन ब्राह्मण रिप्रेजेंटेशन और सरकारी नौकरी में आरक्षण, सरकारी नौकरी में आरक्षण, सामाजिक न्याय की बात करते हैं। तो इसके सीरियल वाइज इसको लगा लीजिए तो आएगा पहला सत्य शोधक समाज, फिर 1903 का जो एसएनडीपी या अवर्ण आंदोलन है, 1916 का फिर आ जाएगा न्याय आंदोलन और 1925 का आ जाएगा आत्मसम्मान आंदोलन यानी BCDA। तो BCDA बी सही होगा। इस तरीके से हमारा पहला सवाल कंप्लीट होता है। दूसरे पे चलते हैं दोस्तों। दूसरा सवाल आज का है निम्नलिखित में से बेमेल शब्दों को चिन्हित कीजिए। पहला है अरघट, दूसरा है वापी, तीसरा है चूड़ी और चौथा है नौरिया। तो ये क्या क्या था? इसमें कौन से बेमेल है? जब अर्घट्ट की बात होती है दोस्तों तो ये जानते ही हैं कि प्राचीन भारत में जल उठाने का एक यंत्र था, वाटर लिफ्टिंग डिवाइस थी ये। इसे बैल या मनुष्य द्वारा बनाया जाता था, उठाया जाता था या लगाया जाता था। इसका उपयोग कुएं से पानी निकालने में, सिंचाई करने में, और यह जल यंत्र था एक अर्घट। वहीं वापी की बात जब आती है, वापी एक स्थान भी है गुजरात में। तो गुजरात, राजस्थान के क्षेत्रों में और मध्य भारत में ये प्रयोग में लाया जाता है। इसका मतलब होता है बावड़ी। इसको बावड़ी भी बोलते हैं, हम समझ आ गया होगा कि जिसमें स्टेप वेल होता है, सीढ़ीदार कुएं होते हैं जिसमें ना, तो जल संचय किया जाता है और पीने का पानी यहीं से सूखे क्षेत्रों में जल संचरण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। वहीं चूर्णी की बात जब होती है तो चूर्णी क्या है? ये छोटी जलधार है,
छोटी जलधार, ठीक है, नदी या कुएं से पानी ऊपर लाने का यंत्र है। उपयोग क्या होता है? सिंचाई, खेतों में पानी लाना ना, सिंचाई तो सब में सारी चीजें होंगी ना, तो प्राकृतिक जल प्रवाह है तो सिंचाई तो होगी ही। हाँ, लेकिन नौरिया की जब बात होती है तो ये किसके प्रयोग में आता है? पानी उठाने का चक्र है। जैसे अर्घट था वैसे ये नौरिया उठाने का चक्र है। ये नदी या कुएं से पानी को ऊपर उठाता है और मुख्यतः इसके पानी को सिंचाई के रूप में प्रयोग किया जाता है। खेतों तक पानी पहुंचाया जाता है। जल उठाने की तकनीक ये नौरिया है। ये कहाँ कहाँ प्रयोग होती है? ये पंजाब में, हरियाणा में और उत्तर प्रदेश में भी कुछ जगहों पर। तो इस तरीके से हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? चुरुड़ी, क्योंकि ये छोटी जलधार है, कोई यंत्र नहीं है। बाकी अर्घंट, वापी और नौरिया ये सारी चीजें पानी को इकट्ठा करने और प्रयोग करने के लिए ही प्रयोग की जाती हैं। ठीक, थर्ड की बात करते हैं। दिल्ली के सुल्तानों द्वारा, दिल्ली के सुल्तानों की बात हो रही है, द्वारा निर्मित निम्नलिखित मस्जिदों को उनके निर्माण के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला है मोठ की मस्जिद, जमात खाना मस्जिद, बेगमपुरी मस्जिद और खिरकी मस्जिद। जब जमात खाना मस्जिद की बात करें, यानी सीरियल वाइज कर लेते हैं। मोठ की मस्जिद, मोठ की मस्जिद दोस्तों ये सिकंदर लोदी द्वारा या कहें कि सिकंदर लोदी के शासन काल में इसके वजीर थे एक मियाँ बुआ, मियाँ भुइया, मियाँ भुइया वजीर का नाम था। ये सिकंदर लोदी के काल के थे और लगभग 1505 ईस्वी के आसपास ये मोठ की मस्जिद बनती है। वहीं जमात खाना मस्जिद की बात जब होती है तो ये 1310 से 15 के बीच में, यानी इसका काल था अलाउद्दीन खिलजी का काल था, जो कि कब तक रहता है? 1320 तक रहता है। ठीक, कब से? 1296 से। अब तीसरा है बेगमपुरी मस्जिद की बात हो रही है तो बेगमपुरी मस्जिद MBT मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा, कब, कहाँ पे? जहां पनाह स्थान है जो कि है दिल्ली में, तो ये बेगमपुरी मस्जिद हो गई। वहीं खिरकी मस्जिद की बात होती है जब, तो ये फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में इसके PM रहे खान ए जहां जहांजूनन शाह, खान ए जहांजूनन शाह। इसकी विशेषता है दोस्तों खिरकी मस्जिद की, ये छतदार मस्जिद है। ठीक है, छतदार मस्जिद है और किले जैसी संरचना है, संरचना। इस तरीके से हमारा दूसरा नहीं तीसरा सवाल कंप्लीट होता है। और इसमें अगर देखेंगे तो सबसे पहले कौन आता है? मोठ की मस्जिद 1505 में, जमात 1310 में और बेगमपुरी मस्जिद यानी जमात खाना मस्जिद B, बेगमपुरी मस्जिद C, खिड़की मस्जिद D एंड मोठ की मस्जिद A। BCDA, BCDA, तो ये आंसर है। फिर तीसरा हो गया, चौथे पे चलते हैं। अकबर की धार्मिक नीति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन कथन सही है? एक तो सही देखना है और अकबर की धार्मिक नीति के संबंध में, तो उसने तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया। उसने वर्ष 1580 में सीकरी में इबादत खाने का निर्माण कराया। उसने 1579 1579 में मजहर की घोषणा की। उसने दीन ए इलाही चलाया। इसमें कौन सा सही है? चलिए दोस्तों एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहला है उसने तीर्थ कर समाप्त किया था। जी हाँ, बिल्कुल उसने तीर्थ कर समाप्त किया था और जो कि 1563 में अकबर ने हिंदू तीर्थ यात्रियों के लिए तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था। और वहीं 1564 एक साल बाद ही उसने जजिया भी हटा दिया था, जजिया कर भी हटा दिया था।
ये दो इंपॉर्टेंट चीज हो गई। उसने 1575 में सीकरी सीकरी मतलब फतेहपुर सीकरी में इबादत खाने की स्थापना करता है, निर्माण करता है, जबकि यहाँ दिया हुआ है 1580 में। तो इसलिए बी तो सही नहीं होगा, लेकिन हम सही समझते हैं कि उसने 1575 में फतेहपुर सीकरी में इबादत खाने का निर्माण करवाया था। सी देखते हैं, उसने 1579 में सीकरी में इबादत खाने का निर्माण 1575 में करवाया था। वहीं 1579 में मजहर की घोषणा की थी। तो बिल्कुल ये ठीक है। सितंबर 1759 में अकबर ने मजहर की घोषणा की थी। ये हमारा सही है। और जिसे उसे धार्मिक मामले में अंतिम मध्यस्थ बनने का अधिकार मिल गया था। धार्मिक मामले में मतलब कि धर्म की कोई भी बात होगी, उसमें उलेमा हो चाहे उनके फकीर हो, जो भी हो, उन सब से अपने आप को सर्वोच्च बनाने का ये काम किया था इसके द्वारा, मजहर के द्वारा, कि अकबर ही सर्वश्रेष्ठ है, वो अंतिम निर्णय वही देगा। जब डी की बात आती है, दीन ए इलाही की चलाने वाला कौन था, तो अकबर ही था। कब चलाया था? 1582 में, 1582 में। और इसी को बोलते हैं तौहीद ए इलाही। तौहीद ए इलाही नामक नए धार्मिक मार्ग की शुरुआत की, जो सभी धर्मों के अच्छे सिद्धांतों पर आधारित था। इस तरीके से हमारा आंसर बी, सी और डी हो जाता है। बी, सी, ए, सी और डी हो जाता है। तो ये आंसर ये हो जाएगा। अब अकबर की कुछ महत्वपूर्ण तिथियों सुधारों की बात अगर कर लें, सीरियल वाइज चले दोस्तों, तो 1556 में ये पानीपत का युद्ध होता है, जो कि अकबर और हेमू के बीच में होता है। वहीं 1562 में हमने देखा कि दास प्रथा का अंत होता है, दास प्रथा समाप्त होती है। 1563 में तीर्थ कर समाप्त होता है, और 1564 में जजिया समाप्त होता है। 1571 में फतेहपुर सीकरी की स्थापना होती है, और राजधानी को आगरा से सीकरी स्थापित की जाती है 1571 में। और वहीं 1575 में इबादत खाने की स्थापना होती है, और 1579 में मजहर की स्थापना होती है या घोषणा होती है, और 1582 में दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत होती है। अगर महत्वपूर्ण युद्धों की बात करें, तो पहला तो सबसे जरूरी है हल्दी घाटी का युद्ध। ये कब हुआ था? 1576 में महाराणा प्रताप एंड मुगल सेना के बीच में। और मुगल सेना का नेतृत्व उस समय मान सिंह कर रहा था। दूसरा, गुजरात विजय की बात आती है, तो गुजरात विजय होता है 1572 में। और इसी की याद में अकबर ने सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण किया था। बुलंद दरवाजा गुजरात में अकबर ने बनवाया था। थर्ड, अंतिम अभियान की बात करते हैं। हाँ, बुलंद दरवाजा और अलाई दरवाजा में अंतर होता है। अलाई दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी ने, बुलंद दरवाजा गुजरात में बना था 1572 में, गुजरात विजय के बाद अकबर ने बनवाया था। वहीं अंतिम विजय की बात होती है जब 1601 में असीरगढ़ का अभियान करता है और किला जीतना उसका अंतिम अंतिम सैन्य अभियान था। इस तरीके से हमने अकबर के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देख लिया है। इसके बाद प्रशासनिक और भू राजस्व सुधार की बात करें अगर, तो मनसबदारी प्रणाली, ठीक है। मनसबदारी प्रणाली में क्या होता था कि सेना और प्रशासन को व्यवस्थित करने की शुरुआत हुई थी अकबर के समय में, और इसमें इसको दो भागों में, जात यानी पद, और सवार यानी घुड़सवार की बात होती है। दो रैंक थे। दशहाला पद्धति में टोडरमल बंदोबस्त, दशहाला पद्धति ये राजा टोडरमल द्वारा चलाई गई थी और 1580 में चली थी।
इसमें ये था कि पिछले 10 वर्षों में औसत पैदावार के और कीमतों पर आधारित लगान व्यवस्था थी करनी थी, और एकता के स्थान पर जागीर देना। पहले एकता चल रही थी, तो फिर अब जागीर दी जा रही थी। तो एकता कब की? सल्तनत काल की, और जागीर मुगल काल की कह सकते हैं। आधे और इसमें वेतन के बदले जो जमीन दी जाती थी उसी को हम जागीर कहते थे। ये प्रथा और सुदृढ़ हो गई। हालांकि जागीर पहले भी दी जाती थी, लेकिन इस टाइम बहुत ज्यादा ही सुदृढ़ हुई थी। और अकबर के 9 रत्नों की बात करें तो ये काफी बार पूछा गया है। पहला बीरबल, दूसरा टोडरमल, तीसरा तानसेन, और चौथा अबुल फजल, पांचवा फैजी, फिर छठवें मानसिंह, सातवां अब्दुल रहीम खाने खाना, आठवां मुल्ला दो प्याजा सलाहकार, और नौवां फकीर अजीजुद्दीन धार्मिक सलाहकार। याद रखो कि अकबर की जो नीति का मूल मंत्र था वो सुलह कुल था, यानी सार्वभौमिक शांति की बात अकबर करता था। सार्वभौमिक शांति की बात अकबर करता था। ठीक है, इस तरीके से कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को हमने देख लिया अकबर के लिए, और आगे चलते हैं और लास्ट सवाल देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस देशी रियासत के विरुद्ध स्वतंत्र भारत सरकार ने ऑपरेशन पोलो चलाया था? ऑपरेशन पोलो कौन कब चला था और किसके विरुद्ध चला था? तो दोस्तों ये कश्मीर, जोधपुर, जूनागढ़ या हैदराबाद? तो ये दोस्तों हैदराबाद के लिए चला था कि स्वतंत्र भारत द्वारा हैदराबाद रियासत को भारतीय संघ में शामिल करने के लिए चलाया गया एक सैन्य अभियान था, पुलिस एक्शन था। इसका समय था दोस्तों सितंबर 1948। ठीक, कारण इसका था कि हैदराबाद के जो निजाम थे उनका नाम उस समय के निजाम का मीर उस्मान अली खान था। मीर उस्मान अली खान था, और भारत में शामिल होने के बजाय एक स्वतंत्र देश चाहते थे, इसीलिए इन पर ऑपरेशन किया गया। और ऑपरेशन करने के बाद उसका नाम पोलो रखा गया। उसका रीजन था कि उस समय हैदराबाद में दुनिया में सबसे ज्यादा जो पोलो ग्राउंड थे, और वो सबसे ज्यादा यहाँ पे थे। लगभग 17 पोलो ग्राउंड हैदराबाद में थे उस समय, इसलिए इसको ऑपरेशन पोलो नाम दिया गया। इसका परिणाम दोस्तों ये हुआ कि 5 दिन, मात्र 5 दिनों के सैन्य कार्रवाई के बाद निजाम ने आत्मसमर्पण किया और हैदराबाद को भारत में विलय हो गया। हैदराबाद का भारत में विलय हो गया। और वहीं कश्मीर की जब बात आती है तो इसका जो विलय हुआ था, विलय पत्र पर हस्ताक्षर के द्वारा हुआ था। जबकि जूनागढ़ का जो विलय हुआ था वो हुआ था जनमत संग्रह के द्वारा। ये आ गया था, लेकिन ये 3 कार्रवाई हुई थी स्वतंत्रता के पास में। इस तरीके से हमारा 5 सवाल दोस्तों कंप्लीट होता है। चलिए मिलते हैं कल सुबह 6 बजे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।